हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मॉडल वर्ब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मॉडल वर्ब में हम जो पढ़ रहे थे, हमने पहले वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था मे, माइट और मस्ट के बारे में। तो अभी वो कंटिन्यू हमारी क्लास रहेगी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शैल और विल के बारे में। विल और शैल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। विल एंड शैल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं एंड वुड और शुड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आइए चलो देख लेते हैं अपने कि क्या हमारे रूल्स है, जिसमें हमें ये पता चले कि शैल का यूज़ कहाँ होता है और विल का यूज़ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो जैसे लिखा है शैल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड विल इज़ यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहाँ पे जो ये हमारा रूल है सामने, इसके अकॉर्डिंग जो शैल है उसको हम फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये वीडियो बना चुकी हूँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी। आई और वी की जितनी भी फॉर्म होती है वो फर्स्ट पर्सन में आती है, तो उनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जितनी भी सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या किसी का नाम है, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ आई और वी के बाद जो भी कुछ बचा उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं सेकंड पर्सन कौन होते हैं। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू एंड हमारा थर्ड पर्सन में हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और दे। ठीक है, ही, शी, इट और दे। तो ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में हमारे ही, शी, इट और दे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि शैल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। शैल का यूज़ हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे आई शैल गो देयर, कि मैं वहाँ जाऊँगा। और एक और बात, शैल और विल का जो यूज़ है वो फ्यूचर टेंस में होता है। किस में होता है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम इसका यूज करते हैं। और जो इनका मीनिंग होता है वो होता है गा, गे और गी। जाऊंगा, खेलेंगे, जाएगी। गा, गे, गी से हम इसको पहचानते हैं फ्यूचर टेंस को, जिसमें हम विल और शैल का यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, आई शैल गो देयर, कि मैं वहाँ जाऊंगा। तो ये सिंपल हो गया। अब अगर हम बात करें वी की, तो वी शैल गो टू टेम्पल, कि हम मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, और बाकी जो हमारे सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जैसे यू है, यू के साथ हम करें तो यू विल ईट द फूड, कि तुम खाना खाओगे। यू विल ईट द फूड। या फिर ही विल कम टू माई हाउस, कि वह मेरे घर आएगा। तो हमारी ट्रेडिशनल हमारी जो इंग्लिश थी उसमें आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते थे। बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई के साथ भी आई विल, वी विल, इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो आई के साथ शैल का यूज़ होगा और वी के साथ भी शैल का ही यूज़ होगा। तो अभी चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, विल इज यूज्ड विद आई और वी। विल का यूज़ हम करेंगे आई वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड शैल का यूज़ करेंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि कब यूज़ करेंगे, जब हम डिटर्मिनेशन हो। हमारे सेंटेंस में क्या दिखाई दे, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग या फिर प्रॉमिस। तो अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन दिखाई दे रही है, डिटर्मिनेशन, कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, तो अब हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ तो हम विल का यूज़ करेंगे, और बाकी जितने भी हमारे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाले जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। तो अभी इनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अभी हमने फ्यूचर एक्शन देखा था, एक बार और हम रिमाइंड कर लेते हैं फ्यूचर एक्शन का। जैसे आई शैल गो टू मार्केट। तो यहाँ पे देखो,
आई शैल गो टू मार्केट। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक फ्यूचर में होने वाली एक एक्टिविटी, फ्यूचर में होने वाला एक काम दिखाई दे रहा है कि मैं मार्केट जाऊँगा। तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर एक्शन है। ठीक है, अभी हमने लास्ट रूल में पढ़ा है, अभी रूल नंबर 1 में। तो ये हमारा फ्यूचर एक्शन है। लेकिन अगर हम देखें कि हमें डिटरमाइंड होना है, किसी काम को करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे कि अगर हम लिखते हैं आई विल गो टू मार्केट टुमारो, कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। तो यहाँ पे मतलब कल हमने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि मैं कल मार्केट जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये पक्का हो गया कि आई विल, डिटर्मिनेशन है यहाँ पे, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ये काम हमें पक्का करना ही है। तो यहाँ पे आ गई आपकी डिटर्मिनेशन कि ये काम मुझे करना ही है, कल मैं मार्केट जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो विल क्या करता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है किसी को काम करने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि वी विल वॉन द मैच, हम मैच जीतेंगे, तो एक हमारी डिटर्मिनेशन होती है। अगर हम बोले वी शैल विन द मैच, तो यहाँ पे मतलब फ्यूचर एक्शन हो गया कि हम मैच जीतेंगे। तो कोई ऐसी डिटर्मिनेशन वाली बात नहीं है। और जब काम का करने वाला यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कोई पक्का दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये काम करना ही है, तब आई के साथ विल आएगा, वी के साथ भी विल आएगा, और ही, शी, इट और जो दे है उनके साथ शैल का यूज होगा। तो देख लेते हैं एक सेंटेंस यहाँ पर, टू अचीव द सक्सेस। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दिखा रहा है, ही के साथ हम शैल देख रहे हैं कि ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव द सक्सेस, कि वो सक्सेस अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख ले कि शैल का यूज हो रहा है ही के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पक्का करेगा ही करेगा, वर्क हार्ड करेगा सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे उसकी डिटर्मिनेशन दिख रही है। क्या दिख रही है, डिटर्मिनेशन, कि वो पक्का करेगा। अगर हमें ही के साथ शैल दिख रहा है, यहाँ हमें आई के साथ विल दिख रहा है, आई के साथ विल दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन है। अगर आई के साथ हमें शैल दिख रहा है तो यानी कि फ्यूचर एक्शन है। उसका मन है वो जा भी सकता है, या जैसे मार्केट के लिए लिखा है आई शैल गो टू मार्केट, कि वो मार्केट जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है। यहाँ पे उसको मतलब पक्का नहीं है उसका। यदि हम लिख दें ही विल वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कि वह हार्ड वर्क करेगा, तो ये एक फ्यूचर एक्शन है। ही के साथ अगर विल का यूज है तो ये कि फ्यूचर एक्शन है, ये पक्का नहीं है। यहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है कि वो जरूरी करेगा या नहीं करेगा। ये सिंपल सा फ्यूचर एक्शन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमें कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, हम वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हम, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा। जैसे आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, तो आई और वी के साथ तो विल हो जाएगा, और बाकी जितने भी हमारे जैसे ही, शी, इट और दे हैं, इनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। तो एक हम देख लेते हैं वार्निंग वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। वार्निंग में हम कैसे करेंगे, यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर आप वर्क प्रॉपर्ली नहीं करोगे तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसको वार्निंग दी गई है। क्या दिया गया है, उसको वार्निंग दी गई है कि अगर काम अच्छे से नहीं करोगे, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करोगे, तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम यू के साथ अगर शैल का यूज़ हो रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जो है, जो वार्निंग कर रहा है, उसका पक्का निश्चय कर लिया है उसने कि वो उसका ट्रांसफ़र कर ही देगा। तो कोई भी अगर हम ऑफिस से रिलेटेड या फॉर्मल जो हमारे इनफॉर्मल जो हमारे लेटर होते हैं, या जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड जो हमारे लेटर वगैरह होते हैं, उसमें आप देखोगे कि कोई भी कंडीशन, जब भी आप कोई फॉर्म साइन करते हो या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देखते हो, तो उसमें आप देखोगे कि ही के साथ शैल का यूज हो रहा है कहीं पर, और यू के साथ शैल का यूज हो रहा है। तो ये जो क्या होते हैं कि ये पक्का, वहाँ पे पक्के रूल्स होते हैं। ये जो रूल होते हैं ये बिल्कुल पक्के होते हैं, जिनको मानना ही पड़ता है। इसलिए वहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो हम अपना देख लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या लिखा है, रूल नंबर 3 में लिखा है शैल नोट। यहाँ पे क्या लिखा है, शैल नोट इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि मना करना, किसी काम को मना कर देने के लिए हम शैल नोट का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन में करते हैं।
अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल नोट का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस काम को करने के लिए मना कर रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि भाई कौन से काम करने को हम यहाँ पर मना कर रहे हैं। क्या मतलब है शैल नोट का। तो जैसे यू शैल नॉट मीट हिम, कि आप उससे नहीं मिलोगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम उसको मना कर रहे हैं, तो हमने यू के साथ शैल का यूज़ किया है। यू के साथ हमने शैल का यूज़ किया है कि यू शैल नॉट, यानी कि हम बिल्कुल प्रोहिबिशन कर दिया, हमने उसको निषेध कर दिया है कि आप उससे नहीं मिलोगे। या फिर हम देख लेते हैं शी शैल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी, कि वह नहीं करेगी अटेंड नाइट पार्टी, कि वह नाइट पार्टी अटेंड नहीं करेगी, यानी कि उसको निषेध है, मना है, प्रोहिबिशन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि शैल नोट को अगर हम लगा रहे हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो यानी कि वहाँ पे निषेध है, यानी कि नहीं करना है वो काम, वो मना है, प्रोहिबिशन है वहाँ पे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जो है हमारे वुड एंड शुड। वुड और शुड का क्या मतलब है और उनको कहाँ पर यूज करते हैं, तो देख लेते हैं अपने कुछ सेंटेंस के थ्रू, कुछ रूल्स के थ्रू यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, वुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और समवंस डिजायर एंड विलिंगनेस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वुड का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हम किसी की इच्छा के बारे में पूछ रहे हो, या फिर हम किसी की डिजायर पूछ रहे हो, तो तब हम वुड का यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि कौन सी पोलाइट रिक्वेस्ट है हमारी, किस टाइप की पोलाइट रिक्वेस्ट है जहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। तो देखते हैं, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वुड यू सेंड मी, क्या आप मुझे भेज सकते हो एक एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखो पोलाइटली रिक्वेस्ट की गई है कि क्या आप मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, तो तब यहाँ पे आएगा वुड, वुड का यूज होगा। और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मोस्टली दिखता है। एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे, वुड यू सिंग एट द कॉन्सर्ट टुमारो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है कि वुड यू सिंग एट द कॉन्सर्ट टुमारो, क्या आप कल कॉन्सर्ट में गाना गाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी हमने डिजायर यानी उसकी विलिंगनेस देखी है। यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, जो व्यक्ति है यू है जो, उसकी विलिंगनेस के बारे में दिख रहा है, उसकी इच्छा दिख रही है कि क्या आप कॉन्सर्ट में गाना गाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो वुड का यूज है हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं या उसकी डिजायर जानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल चलते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल है वुड इज यूज्ड फॉर लाइकलीहुड। वुड का यूज करते हैं हम लाइकलीहुड के लिए या फिर प्री एजम्पशन के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए। यहाँ पे वुड का यूज हम प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए, प्री एजम्पशन यानी कि पहले से ही अनुमान लगा लेना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि शायद ये हुआ होगा या कि ऐसा हुआ होगा, शायद ये हुआ होगा, तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे, किसमें, फ्यूचर टेंस में। तो अभी देख लेते हैं हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं हम। ही वुड बी इन द फील्ड, कि वह फील्ड में होगा। तो यहाँ पे फील्ड में होगा यानी कि हमने क्या किया है, लाइकलीहुड, यानी यहाँ पे लाइकलीहुड दिख रही है, हमने अनुमान लगाया है कि वह फील्ड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है। शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी सेम ही थिंग होती हैं। प्रोबेबिलिटी यानी हम अनुमान लगा रहे हैं या फिर शायद हमें ऐसा लग रहा है
कि अब वो इस टाइम कहाँ पर होगी, इस टाइम वो क्लब में होगी या फिर वो अभी फील्ड में होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, शायद ऐसा हो रहा होगा, तो तब हम वुड बी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी, शी वुड बी इन द फील्ड, शी वुड बी इन द क्लब, शी वुड बी इन द मार्केट एट दिस टाइम, या टुमारो, या फिर टू नाइट, कि आज की रात वो वहाँ पर होगी। तो जब हम ऐसे एजम्पशन करते हैं, प्री एजम्पशन कर लेते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी शायद ऐसा हो रहा होगा, या फिर लाइकलीहुड यानी कि अनुमान लगा लेते हैं, तो तब हम वुड बी का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा है रादर इज यूज्ड विद वुड फॉर प्रीफ्रेंस। क्या लिखा है, रादर का यूज करेंगे हम किसके साथ, वुड के साथ। कब, जब हमें प्रीफ्रेंस देनी हो, यानी कि हमें किसी भी एक चीज़ को अगर प्रीफ्रेंस देनी है तो हम वुड के साथ रादर का यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, आई वुड रादर रेस्ट नाउ। तो अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस में कि मैं किसको प्रीफरेंस दे रहा हूँ, रेस्ट को, कि अब मैं रेस्ट करूँगा। तो मैंने प्रीफरेंस रेस्ट को दी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वुड के साथ रादर का यूज़ किया है। एक दूसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर, आई वुड रादर प्ले देन रेस्ट देन टेक रेस्ट। तो यहाँ पे आई वुड रादर प्ले, कि मैं खेलूँगा रेस्ट लेने की बजाय, यानी कि रेस्ट नहीं लेना है यहाँ पे, उसको खेलना है, तो उसने खेलने को प्रीफरेंस दी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वुड के साथ रादर का यूज़ किया है। तो आई थिंक आपको ये रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चल लेते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा शुड का है। अब शुड का मीनिंग क्या होता है, शुड मतलब होता है चाहिए। शुड इज यूज्ड फॉर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस और प्री-एजम्पशंस, मोरल ऑब्लिगेशंस एंड माइल्ड कमांड। तो जो हमारा शुड है, हम इन सब चीज़ों के लिए उसका यूज करते हैं कि ड्यूटी, अगर हमें ये काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, एडवाइस देना हो कि आपको ये खाना चाहिए या आपको ये लेना चाहिए, या प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी व्यक्त हो रही हो, या फिर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो रही हो, एक्सपेक्टेशन हो रही हो किसी से। तो जितनी भी हमारी ये सब या फिर माइल्ड कमांड है, हल्की सी हमने कमांड दे दी कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कहाँ पर हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम एक एक पहले हम देख लेते हैं ड्यूटी। तो ड्यूटी में देख लेते हैं हम पहले ड्यूटी। अगर हमें ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य पालन करना। तो अगर हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक सेंटेंस यहाँ पे हम देख लेते हैं, वन शुड ओबे वंस ड्यूटी। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है कि किसी को भी अपने ड्यूटी को ओबे करना चाहिए, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हम देखो चाहिए वर्ड लिखा है, शुड माने होता है चाहिए। तो जब हम अपना कर्तव्य पालन यानी ड्यूटी पूरा करने की ड्यूटी पालन, ओबे मतलब होता है पालन करना, ड्यूटी पालन करना चाहिए हर एक को। तो देखो ड्यूटी के लिए हमारा शुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का अगर हम कोई सेंटेंस बनाएं तो इसको हम लिखेंगे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स का आपको अपने पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए, यानी कि अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नैतिक शिक्षा दे रहे हैं कि आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवाइस। अगर एडवाइस की बात करें कि भाई हम सलाह दे रहे हैं, तो एडवाइस के लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, इसको समझ लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। यू शुड वर्क हार्ड, कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए,
कठिन परिश्रम करना चाहिए, यहाँ पे एडवाइस गिवन है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेशन किस तरह का एक रूल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सपेक्टेशन का। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन में देखते हैं कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो हमें रिच जो लोग हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें पुअर की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के सेंटेंस यहाँ पे गिवन है। अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड देख लेते हैं, यहाँ पर हम एक सेंटेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। तो यहाँ पे देखो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको अपने बच्चे की टेक केयर करनी चाहिए, यानी कि अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो शुड का यूज़ किया है हमने, ड्यूटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या है, एडवाइस देने के लिए क्या है, एंड प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, एक्सपेक्टेशन के लिए क्या है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझ लिया है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमारे क्या क्या वर्ड है। एक बार इनका मीनिंग भी देख लेते हैं हम, एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं हम। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। और एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद, या इसको आशा भी बोल सकते हैं, आशा रखना। और प्रीएजप्शन मतलब होता है पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान लगा लेना। और ये मोरल ऑब्लिगेशन मतलब होता है नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व। और माइल्ड कमांड, माइल्ड कमांड का मतलब होता है कि नम्र आदेश, यानी कि हल्का फुल्का आदेश देना, हल्का फुल्का आदेश देना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन कंडीशन में हम शुड का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट रूल, तो जो हमारा रूल नंबर 5 है वो क्या कहता है, शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पर्पस। शुड का यूज किया जाता है पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए। इतनी सारी हमने कंडीशन अभी देखी रूल नंबर 4 में। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 5 में क्या देख रहे हैं कि शुड का यूज पर्पस के लिए किया जाता है। पर्पस कैसा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आई टॉट हर, मैंने उसको पढ़ाया, सो दैट, इसीलिए, शी शुड पास, कि वो पास हो सके। तो यहाँ पे देखो कि मैंने उसे पढ़ाया, मेरा पर्पस क्या था कि वो पास हो सके, तो इसलिए हमने यहाँ पे शुड का यूज़ किया है। और हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको माइट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर माइट का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमारा ऑप्शन में माइट गिवन है, शुड गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे माइट का भी यूज कर सकते हैं। और हम लिख सकते हैं शी माइट पास, कि जिससे कि वो पास हो सके। ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन में माइट गिवन नहीं है और शुड गिवन है तो हम शुड लगा देंगे, और अगर शुड गिवन नहीं है माइट है तो हम माइट लगा देंगे। जहाँ पे पर्पस गिवन होता है, अगर वहाँ पे शुड का यूज करना है तो वो हमारी माइट या फिर मे की कमी को पूरा करता है। तो एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई स्कॉल्डेड हिम सो दैट ही शुड वर्क हार्ड। तो देखो सेम थिंग यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा क्या पर्पस है, यहाँ पर हमारा क्या पर्पस है कि आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसको डांटा जिससे कि वह हार्ड वर्क कर सके, यानी कि वो कठिन परिश्रम कर सके, इसलिए मैंने उसको डांटा। तो हमारा पर्पस क्या था कि वो कठिन परिश्रम कर सके। तो यहाँ पर भी सेम होगा, हम यहाँ पे माइट का भी यूज कर सकते हैं, ही माइट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसको डांटा, सो दैट, जिससे कि ही शुड वर्क हार्ड, कि वह वर्क हार्ड कर सके।
अब यहाँ पे हम इसमें माइट का यूज भी कर सकते हैं शुड की जगह, बिकॉज ये हमारा जो हमने शुड का यूज़ किया है वो क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्पस दिख रहा है कि भाई हम पर्पसली हमने ये काम किया है, मैंने उसको पर्पसली डांटा है, मैंने उसको पर्पसली पढ़ाया है, तो यहाँ पे हम शुड का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको रूल नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, ये शुड का यूज़ हम करेंगे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में हम शुड का यूज़ करेंगे। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें हमारा काम पूरा हो चुका होता है। अब जो शुड का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में कब करते हैं कि कोई काम पूरा होना चाहिए था बट हुआ नहीं, मतलब कोई काम पूरा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो उस जगह पर हम परफेक्ट टेंस में लेकिन नहीं हुआ, तो उस जगह पर हम परफेक्ट टेंस में शुड का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे कि ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, कि उसको मॉर्निंग बस से जाना चाहिए था। अब उसको मॉर्निंग बस से जाना चाहिए था बट वो गया नहीं, तो अगर हम देखें तो हमारा सेंस यहाँ पे क्या निकल रहा है कि बट ही डिड नॉट गो, कि वो गया नहीं, उसको जाना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शुड हैव का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें शुड के साथ यहाँ पे हैव भी लगाना है। तो एक और हम देख लेते हैं, रमेश शुड हैव सबमिटेड द बिल, कि रमेश को बिल सबमिट करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं, बट ही डिड नॉट सबमिट, लेकिन उसने सबमिट नहीं किया। तो यानी कि कोई काम पूरा होना चाहिए था, अगर वो काम नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शुड हैव का यूज़ करेंगे। शुड का यूज़ करेंगे और शुड के साथ हैव का। तो इसके हम देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस फिर शुड हैव लगाएंगे, और उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपको परफेक्ट टेंस का रूल है, ये हमारा परफेक्ट टेंस का रूल है। अगर हमारा परफेक्ट में कोई काम पूरा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तब हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे रूल आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। विल और शैल को हमें कहाँ यूज़ करना है, वुड और शुड को हमें कहाँ यूज़ करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।